हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति के बारे में। हम जानेंगे उसके विकास की दशाओं के बारे में, प्रवाल भित्ति के प्रकार के बारे में और प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं प्रवाल भित्ति क्या है। फ्रेंड्स, प्रवाल भित्तियों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है और प्रवाल भित्तियाँ एक प्रकार का समुद्री जीव है, यानी समुद्र में निवास करने वाला जीव है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित पॉलिप में निवास करता है। पॉलिप का अर्थ है खोल या कवर, यानी ऐसा समुद्री जीव जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित पॉलिप में निवास करता है उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। यह जीव समुद्र में घरौंदा बनाकर रहता है और जब इस घरौंदे पर प्रवाल की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अवशिष्ट अस्थि पंजर है, यानी उसकी डेड बॉडी है, वो उसी घरौंदे के ऊपर जमा हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। और जब वह अस्थि पंजर समुद्री संयोजक तत्वों के प्रभाव में आता है, यानी समुद्री धाराओं और उनके साथ आने वाले अनेक समुद्र के जल में मिश्रित तत्वों के जब प्रभाव में वह प्रवाल का अस्थि पंजर आता है, तब अनेक जैविक कार्बनिक परतदार चट्टानों का निक्षेप होता है, इनकी रचना होती है और इसी जैविक निक्षेप को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये सभी समुद्रों में नहीं पाई जाती है, बल्कि इसकी कुछ आदर्श भौतिक दशाएं होती है और जिस समुद्र में जिस जगह पर, यानी जिस जलीय क्षेत्र में वे अनुकूल दशाएं उपस्थित होती हैं वहीं प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं ऐसी कौन सी आदर्श दशाएं हैं जिनमें प्रवालों का विकास होता है। प्रवालों के विकास की दिशाओं में सबसे महत्वपूर्ण है तापमान, यानी प्रवालों के विकास के लिए और उनके जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है, ना तो इससे कम और ना ही अधिक, क्योंकि अगर इससे कम या अधिक तापमान होगा तो प्रवालों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और यही कारण है कि जो प्रवाल हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरी दशा अगर हम देखें तो वह है गहराई। प्रवालों के विकास हेतु गहराई 60 से 77 मीटर या फिर 200 से 250 फीट आवश्यक है, क्योंकि यदि गहराई अधिक होगी तो इसके लिए जो सूर्य का प्रकाश है, प्रवाल के विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और वह सूर्य का प्रकाश अधिक गहराई में पहुंच नहीं पाता है। इस कारण प्रवाल जीवित नहीं रह पाते हैं। साथ ही अगर अधिक गहराई पर प्रवाल होंगे तो वहाँ अधिक गहराई में दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़ने के कारण प्रवालों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इस कारण भी वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रवालों के विकास हेतु 60 से 77 मीटर या फिर 200 से 250 फीट गहराई आवश्यक है। तीसरी दशा है जल। प्रवालों के विकास के लिए ना तो अत्यधिक अवसाद युक्त गंदा जल होना चाहिए, ना ही अधिक स्वच्छ जल होना चाहिए, क्योंकि यदि गंदा जल होगा, अवसाद युक्त जल होगा तो प्रवालों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होगी और गंदे जल के कारण इनका मुख, प्रवालों का मुख बंद हो जाएगा, जिसके कारण ये मर जाएंगे। इसलिए अधिक गंदे जल में प्रवालों का विकास नहीं हो सकता। साथ ही अधिक स्वच्छ जल भी प्रवालों के विकास हेतु प्रतिकूल होता है, क्योंकि अधिक स्वच्छ जल में प्रवालों के लिए जो भोजन आवश्यक है उसका अभाव होता है। इस कारण अधिक स्वच्छ जल में भी प्रवालों का विकास नहीं हो पाता और यही कारण है कि नदी मुहाने और खाड़ी क्षेत्रों में प्रवालों का अभाव पाया जाता है। चौथी दशा की अगर हम बात करें तो वह है लवणता। प्रवालों के विकास के लिए समुद्री जल की लवणता 27 प्रति हज़ार से 30 प्रति हज़ार आवश्यक है, क्योंकि जिस जल में लवणता अधिक होती है उस जल में चूना नहीं पाया जाता, चूने का अभाव पाया जाता है, जबकि जो चूना है वह चूना प्रवालों का मुख्य भोजन है। यानी जिस जल में अगर लवणता अधिक होगी तो चूने का अभाव पाया जाएगा और चूने का अभाव पाया जाएगा यानी कि प्रवालों के भोजन का अभाव पाया जाएगा और भोजन के अभाव में प्रवाल जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए अत्यधिक खारे जल में समुचित भोजन प्राप्त नहीं होने के कारण प्रवाल मर जाते हैं। इसीलिए इनके विकास के लिए आवश्यक जो लवणता है वह 27 से 30 प्रति हज़ार है। पांचवी दशा अगर हम देखें तो वह है सागरीय धाराएं और तरंगें। ये जो सागरीय धाराएं और तरंगें हैं इनके द्वारा प्रवालों को आवश्यक भोजन प्राप्त होता रहता है।
अगर इसके विपरीत हम बात करें बंद सागरों की, लैगूनों की, स्थलीय झीलों की, तो इनमें प्रवालों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रवाहमान नहीं है, ये बंद हैं, ये स्थिर हैं। इस कारण इसमें प्रवालों के भोजन का अभाव रहता है, जबकि सागरीय तरंगें और सागरीय लहरें ये गतिशील हैं, ये बहती रहती है, साथ ही ये भोजन लाती रहती है प्रवालों के लिए। इसलिए प्रवालों का विकास सागरीय धाराओं और तरंगों वाले क्षेत्रों में होता है। छठा है, प्रवाल कीटों के सक्रिय होने के लिए या फिर इनके घरौंदों के निर्माण के लिए महाद्वीपीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिन्हें अंतःसागरीय चबूतरे भी कहा जाता है, क्योंकि इन चबूतरों पर जो ये हमने दशाएं पढ़ी, तापमान, लवणता, गहराई, ये सब दशाएं अनुकूल होती हैं। इसी कारण इन चबूतरों पर जो प्रवाल कीट हैं वह अपने घरौंदों का निर्माण करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक दशा हो गई अंतःसागरीय चबूतरे या फिर महाद्वीपीय चबूतरे। तो फ्रेंड्स, प्रवालों के विकास की दशाओं को जानने के बाद अब हम प्रवाल भित्ति के प्रकार की ओर नज़र डालते हैं कि प्रवाल भित्ति होती कितने प्रकार की है। तो फ्रेंड्स, प्रवाल भित्तियों के आकार, उनकी आयु, उनकी स्थिति और उनके विस्तार के आधार पर प्रवालों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है तटीय प्रवाल भित्ति। तो आइए जानते हैं तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में। फ्रेंड्स, महाद्वीपों और द्वीपों के तटीय चबूतरों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। यानी ऐसी प्रवाल भित्तियाँ जो तट यानी किनारे के सहारे विकसित होती हैं, उन्हें तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। अब इन प्रवाल भित्तियों का स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है, यानी स्थल की ओर का, तट की ओर वाला जो भाग है उसका ढाल मंद होता है, जबकि सागर की ओर का जो इनका ढाल है वो तीव्र होता है। तटीय प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तटों के समानांतर पाई जाती हैं। अब समुद्री तटों के समानांतर होने के कारण इसका एक भाग तो स्थल से जुड़ा रहता है और एक भाग सागर से जुड़ा रहता है। कभी कभी इन तटीय प्रवाल भित्तियों के मध्य अंतराल भी पाया जाता है, जिससे इनके बीच में एक छोटी झील का निर्माण हो जाता है और इसे वोट चैनल कहा जाता है। अब तटीय प्रवाल भित्तियों के अगर हम उदाहरण देखें तो इनमें मुख्य हैं सकाऊ द्वीप, लक्षद्वीप, उत्तरी अंडमान द्वीप और मलेशिया के द्वीप। इन पर तटीय प्रवाल भित्तियों का विकास पाया जाता है। तटीय प्रवाल भित्ति को हम इस चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। यह प्रवाल भित्ति तट के सहारे स्थित है और इसका सागर की ओर जो ढाल है वह तीव्र है और स्थल की ओर ढाल जो है वो मंद है। इस चित्र से हम और स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें तो वह है अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो फ्रेंड्स, पहले हमने बात की तटीय प्रवाल भित्ति की। जब ये तटीय प्रवाल भित्ति निर्मित हो जाती है, उसके उपरांत, उसके बाद जब वहाँ भोजन का अभाव हो जाता है, प्रवाल के लिए आवश्यक जो भोजन है जब उसका अभाव हो जाता है तटीय क्षेत्रों में, तो जो प्रवाल है वो तट को छोड़कर समुद्र के अंदर विकसित होने लगते हैं। यानी पहले तो वो तटीय भाग में थे, धीरे धीरे वो समुद्र के और अंदर की ओर विकसित होने लगते हैं। अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ स्थलीय भागों के समानांतर पाई जाती हैं और ये चौड़ाई में और विस्तृत लंबाई में पाई जाती है। इनका जो पार्श्विक ढाल है वह 45 डिग्री तक होता है और साथ में ये जो अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ हैं वो क्रमिक रूप से नहीं पाई जाती, यानी लगातार नहीं पाई जाती, बल्कि ये बीच बीच में खंडित पाई जाती है, बीच बीच में टूटी हुई पाई जाती है। उसके कारण इनके बीच में लैगूनों का निर्माण हो जाता है और इन लैगूनों का एक भाग तो सागर में खुला रहता है, जिसके कारण यहाँ एक ज्वारीय प्रवेश मार्ग बन जाता है, जिससे इन प्रवालों पर आया जा सकता है। अवरोधक प्रवाल भित्ति का बेहतरीन उदाहरण अगर हम देखें तो वह है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी फ़ोटो भी यहाँ लगाई गई है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे पाया जाता है। इस ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई है 1920 किलोमीटर और यह तट से 32 से 48 किलोमीटर तक दूर स्थित है। यानी हमने बात की कि सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति जो तट के सहारे विकसित होती है, लेकिन जब वहाँ भोजन का अभाव हो जाता है तब वह धीरे धीरे समुद्र के अंदर की ओर विकसित होने लगती है और वह स्थलीय भाग के समानांतर बहुत अधिक चौड़ाई वाले क्षेत्र में विस्तृत हो जाती है।
इसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये क्रमिक नहीं होती बल्कि ये खंडित होती है और इनके मध्य में लैगूनों का निर्माण हो जाता है और इन लैगूनों द्वारा ज्वारीय प्रवेश मार्ग बन जाते हैं जिनके द्वारा इसमें आया जाया जा सकता है। और इसका उदाहरण हमने देखा ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब तीसरी अगर हम बात करें, प्रवाल द्वीप वलय या एटॉल भी इसे कहा जाता है। एटॉल, इसका आकार जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं घोड़े की नाल के समान होता है या फिर वृत्ताकार स्वरूप में ये एटॉल निर्मित होते हैं। ये जो एटॉल हैं ये या तो किसी द्वीप पर विकसित होते हैं या फिर किसी जल में मग्न चबूतरे पर विकसित होते हैं। अब एटॉल की उत्पत्ति के समय इसमें झील भी पाई जा सकती है, लैगून झील भी, और इसके मध्य में स्थलखंड भी पाया जा सकता है। जैसा कि इस इमेज में अगर हम देखें तो इसमें लैगून झील बनी हुई है एटॉल के मध्य में, लेकिन उत्पत्ति के समय इसमें बीच में स्थलीय भूखंड भी पाया जा सकता है। एटॉल बीच बीच में विखंडित भी हो सकता है जिससे अंदर जो लैगून झील है उसका संबंध सागर से हो जाता है। और ये जो एटॉल है इसके ऊपर बड़े बड़े नारियल के वृक्ष और झाड़ियों का विकास हो जाता है। एटॉल का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है प्रशांत महासागर में फुनाफुटी एटॉल। यह सबसे प्रसिद्ध, विश्व का सबसे प्रसिद्ध एटॉल है फुनाफुटी एटॉल। फ्रेंड्स, प्रवाल भित्तियों के प्रकारों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति कैसे होती है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति और विकास के बारे में काफ़ी मतभेद है विद्वानों में, लेकिन फिर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिनके द्वारा प्रवालों की उत्पत्ति को समझाया गया है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य सिद्धांत है डार्विन का भू अवतलन सिद्धांत। तो आइए जानते हैं डार्विन का भू अवतलन सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने 1837 में किया था। डार्विन ने बताया कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण समुद्री चबूतरों पर होता है, ऐसे समुद्री चबूतरों पर जहां प्रवालों के विकास की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ऐसे चबूतरों पर प्रवाल अपना घरौंदा बना लेते हैं और धीरे धीरे इनका विकास ऊपर की ओर होता है जिससे तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब यह जो तटीय प्रवाल भित्ति है यह तब तक स्थायी रहती है जब तक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक स्थल भाग स्थिर है, गतिशील नहीं होता है, तब तक वह तटीय प्रवाल भित्तियाँ स्थिर रहती है, स्थायी रहती हैं। लेकिन यदि उस स्थल का अवतलन हो जाता है, यदि वह डूब जाता है, तब जो तटीय प्रवाल भित्ति है वो भी उस स्थलीय भाग के साथ साथ समुद्री जल में अधिक गहराई में डूब जाती है। और अधिक गहराई में डूबने के कारण क्या होता है, हमने आवश्यक दशाओं में भी पढ़ा था कि ज़्यादा गहराई उसके विकास के लिए, प्रवालों के विकास के लिए प्रतिकूल होती है। तो जब वे प्रवाल, तटीय प्रवाल भित्तियाँ अधिक गहराई में डूब जाती हैं तो उनके लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में ये प्रवाल क्या करते हैं, ये भोजन के लिए ऊपर आने का प्रयास करते हैं और ऊपर आने का प्रयास जब ये करते हैं तो इनके पुनः निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इनका विकास धीरे धीरे ऊपर की ओर होने लगता है और इस प्रक्रिया से अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। यानी वे क्रमिक रूप से इनका निर्माण बता रहे हैं। सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति जिनका निर्माण चबूतरों पर होता है। दूसरा, उस स्थलीय भाग का, उस चबूतरे का जब अवतलन हो जाता है तब ये जल में डूब जाती है प्रवाल भित्तियाँ और धीरे धीरे भोजन की तलाश में ये ऊपर की ओर आती हैं और ऊपर की ओर आने पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। डार्विन बताते हैं कि तट और प्रवाल भित्ति के मध्य लैगूनों का निर्माण हो जाता है और यदि वह अवतलन की क्रिया सक्रिय रहती है तो उस स्थिति में ये जो लैगूने हैं उनका आकार भी बना रहता है और यदि अवरोधक प्रवाल भित्ति के निर्माण के बाद भी स्थलखंड या ज्वालामुखी द्वीप का अवतलन होता है और वह द्वीप पुनः जलमग्न हो जाता है तो उस स्थिति में इस पर वलयाकार प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है जिसे हम एटॉल कहते हैं। यानी सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति, फिर स्थलखंड के जलमग्न होने पर, उसका अवतलन होने पर अवरोधक प्रवाल भित्ति और पुनः स्थलखंड के अवतलन होने पर एटॉल या वलयाकार प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया चार्ल्स डार्विन ने। अब डार्विन महोदय ने सिद्धांत तो प्रतिपादित कर दिया लेकिन उसके लिए उन्हें कई प्रमाण भी जुटाने आवश्यक थे कि आपने यह सिद्धांत दे तो दिया लेकिन ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर सकते।
इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए उन्हें कई प्रमाण भी देने पड़े इस सिद्धांत के पक्ष में। तो वे प्रमाण क्या क्या थे, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला प्रमाण उन्होंने दिया लैगूनों के छिछलेपन के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि सागरों में लैगून झीलें पाई जाती हैं और सागरीय प्रक्रियाओं द्वारा, अपर्दन, निक्षेपण के द्वारा ये लैगून झीलें जो होती है उनमें अवसाद का निक्षेप होता रहता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वे लैगून पूरी तरह से अवसाद से भर जाती है। तो इस कारण तो लैगून का मुंह बंद हो जाना चाहिए और वे पूरी तरीके से पैक यानी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उन झीलों का, उस स्थलखंड का बार बार अवतलन होता रहता है, वे जल में मग्न होती रहती है, जिस कारण ये जो लैगून झीलें हैं वे छिछली होती रहती है और यही छिछलापन सिद्ध करता है कि अतीत में अवतलन की कई क्रियाएं हो चुकी हैं। दूसरा वे बताते हैं कि क्लिफ यानी समुद्री चबूतरों का निर्माण केवल स्थिर भूखंडों द्वारा होता है और प्रवाल भित्तियों से युक्त द्वीपों के किनारे ये जो क्लिफ हैं उनकी अनुपस्थिति है। इस कारण यह सिद्ध होता है कि ये जो स्थल खंड है वह स्थिर नहीं रहे हैं और इनका अवतलन हुआ है। तीसरा वे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि प्रवाल द्वीपों के निकटवर्ती तटों और खाड़ियों की स्थिति से भी यह स्पष्ट होता है कि अतीत में इनका अवतलन हुआ है, यानी ये जलमग्न हुई हैं। चौथा वे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि प्रवाल भित्तियों की मोटाई ऊपर तो कम है और नीचे अधिक है, यानी नीचे से तो वे चौड़ी हैं, मोटी हैं और ऊपर की ओर सकड़ी हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि अतीत में इनका अवतलन हुआ है और धीरे धीरे फिर ये भोजन की तलाश में ऊपर की ओर गति की है इन्होंने, तो यह अवतलन की पुष्टि करती है। पांचवा वे प्रमाण देते हैं कि जो एटॉल युक्त द्वीप हैं उनके ऊपरी भागों में तीव्र खड़े ढाल का विकास हुआ है और इस कारण वे ये कहते हैं कि अवतलन हुआ है। हालांकि डार्विन ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कई प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन फिर भी इनके सिद्धांत में कई कमियां दृष्टिगोचर होती हैं। वे भी हम देख लेते हैं कि किस आधार पर इनकी आलोचना की गई है। पहली कमी बताई जाती है कि डार्विन सबसे अधिक जोर देते हैं अपने सिद्धांत में अवतलन पर, लेकिन अगर इस अवतलन की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया जाए कि हाँ अतीत में अवतलन की क्रिया हुई है, तो इस क्रिया से तो प्रशांत महासागर के कई द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। दूसरा, वैज्ञानिकों ने यह प्रमाण दिए हैं कि कहीं कहीं पर उठे हुए द्वीपों के साथ भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो यह भी अवतलन की प्रक्रिया को अस्वीकार करता है। तीसरा, आधुनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि एटॉल का निर्माण विभिन्न प्रकार के चबूतरों पर हुआ है, न कि गहराई में जलमग्न स्थल खंडों के शीर्षों पर। डार्विन ने बताया था कि सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, फिर उसके जलमग्न होने पर अवरोधक प्रवाल भित्ति विकसित होती है और पुनः उसके जलमग्न होने पर एटॉल या वलयाकार द्वीप का निर्माण होता है। लेकिन आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ है कि एटॉल का निर्माण तो चबूतरों पर हुआ है, ना कि जलमग्न स्थल खंडों पर। तो इस प्रकार से डार्विन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। फिर भी वर्तमान में डार्विन का भू अवतलन सिद्धांत ही प्रवाल भित्तियों के निर्माण में उनकी उत्पत्ति को सिद्ध करने में सबसे सर्वमान्य है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। हमने बात की प्रवाल भित्तियों के बारे में, उनके विकास की दशाओं के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में और उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।